नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। कल से मैंने जीएस प्रैक्टिस शुरू किया है करंट अफेयर कॉल कंप्लीट करने के बाद। तो इस जीएस प्रैक्टिस में कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का पहला वीडियो डाला था। आज ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम लोग विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं, लेक्स हैं, घाटियाँ हैं, इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। 100 MCQ होंगे, लेकिन 100 के 100 जो होंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतर सवाल होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ ही डायमेंशन है, उसे हमें बेहतर तरीके से करके जाना चाहिए। एक लेक्स है, एक रिवर है, एक माउंटेन है, और इसके अलावा कोई बंदरगाह वगैरह फेमस है या कोई दुनिया की बाउंड्री वगैरह फेमस है, सीमाएं जिसको कहते हैं देशों की, तो उसी से संबंधित सवाल आते हैं। ये फिक्स पैटर्न है कि इन्हीं में से आएगा, इसलिए आपको इसको बेहतर तरीके से करके जाना चाहिए। शुरू करते हैं। सवाल को ढंग से देखिएगा, हल भी कीजिएगा। नहीं हल कर पाते हैं तो केवल देखिएगा गौर से, ताकि आपको याद हो जाए, फैक्ट्स इसके कम से कम याद हो जाए। पहला सवाल क्या है? अफ्रीका की झीलों के नदियों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। विक्टोरिया झील, जिसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है, महान अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का हिस्सा नहीं है। तंजानिका झील मीठे पानी दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 3 बार पार करती है। 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 चीज़ों के बारे में, और उसमें से आपको हल करना है कि क्या सही हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा गया है। पहला, दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन यह रिफ्ट वैली सिस्टम का हिस्सा नहीं है। यह पूर्वी और पश्चिमी रिफ्ट घाटियों के बीच एक उथले गर्त के रूप में यह स्थित है। तंजानिका झील साइबेरिया के बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे गहरी और दूसरी सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। तंजानिया झील, जिसको तंजनिका झील इसको कहते हैं, टांगनिका भी कह देते हैं इसको, तंजानिका भी कहते हैं। तंजानिका ही याद रखना है आपको। कथन 3 गलत है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, 3 बार नहीं। ये अमेजॉन के बाद पानी के निर्वहन के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मतलब वाटर की अगर क्वांटिटी देखेंगे तो अमेजॉन के बाद अगर किसी में बहुत ज़्यादा पानी है तो वो कांगो रिवर में है, और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप मुझे एक छोटा सा फैक्ट बताएंगे कि विक्टोरिया लेक की सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पर विक्टोरिया लेक है, यहाँ पर आपको कांगो रिवर दिखेगा, और यहाँ पर आपको लेक तंजानिका दिखेगा आपको। ओके, मैप के साथ करेंगे हम लोग। एशिया के जल निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बैकाल झील एक मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमनद क्रिया के कारण हुआ है। लेक बैकाल जिसको कहा जाता है। आमू दरिया, सिर दरिया नदियाँ अरल सागर में गिरती है, जो एक एंडोरेइक बेसिन है। बैकाल झील में उत्तरी अमेरिका के सभी 5 ग्रेट लेक्स के सनित जल से भी अधिक मीठा पानी मौजूद है। लेक बैकाल में जितने भी ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका हैं उन सबको जोड़ देंगे, उससे भी ज़्यादा पानी रूस के एक लेक में है जिसका नाम है लेक बैकाल। तो क्या हो जाएगा इसमें सही, कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा तीसरा सही है यहाँ पर, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला गलत है। बैकाल झील हिमनद से नहीं बना, बल्कि यह एक रिफ्ट घाटी झील है जो टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने के कारण से बनी हुई है, इसीलिए पहला गलत है। क्योंकि यह अपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमनद से बनी झील है, जबकि इसमें हिमनद का योगदान नहीं है, टेक्टोनिक क्रियाओं से बनी हुई यह लेक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लेक बैकाल है, रूस में स्थित है। अरल सागर सेंट्रल एशिया में स्थित है, और यह लगभग में सूख चुकी है। ये कैस्पियन है। दक्षिण अमेरिका के जल प्रणालियों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। अमेजॉन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। यह भूमध्य रेखा को पार करता है। टिटिकाका लेक दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। पेरू और बोलीविया की सीमा साझा करती है टिटिकाका लेक। सबसे ऊंची का मतलब सबसे अधिक हाइट पर ऐसी लेक है जिसमें नाव चल सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दोनों सही है। अमेजॉन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा जल निकास मतलब क्षेत्र है। अमेजॉन नदी मुहाने के पास भूमध्य रेखा को पार करती है, और कथन 2 भी सही है। एंडीज पर्वतमाला में लगभग 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका लेक जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। व्यावसायिक जहाज़ों के लिए सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है ये मानी जाती है टिटिकाका लेक। टिटिकाका बहुत ही फेमस है ये। देखिए, यहाँ पर है, ये 2 देशों के सीमा पर स्थित है, और ये अमेजॉन नदी का यह बेसिन का एरिया है। उत्तरी अमेरिका के भूगोल के संदर्भ में कथन पर विचार करें।
कोलोराडो नदी जो प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, अपना जल मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। उत्तरी अमेरिका के सभी 5 ग्रेट लेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। क्या सभी पाँचों के पाँचों लेक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा डी। ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। कोलोराडो नदी मैक्सिको की खाड़ी में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में या कॉर्टेज सागर में गिरती है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यूएस इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो वहाँ के नदियों, वहाँ के झीलों के बारे में सवाल आ सकता है। कथन दूसरा भी गलत है। ग्रेट लेक्स ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी एंड सुपीरियर में से मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए के भीतर स्थित है, अर्थात पाँचों के पाँचों बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। 4 लेक साझा करती है, लेकिन मिशिगन जो है वो यूएस के अंदर में स्थित है। यहाँ पर देखिए 5 लेक्स दिए गए हैं और यहाँ पर कोलोराडो नदी है जो यहाँ पर कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी ये है, मैक्सिको की खाड़ी ये है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दोनों गलत दिए हुए हैं। मैप के साथ करने पर थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। संडे था इसलिए रिलैक्स होकर के मैंने वीडियो अपलोड किया है थोड़ा सा देर से। इस तरह का वेरिएंट वाला कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है, वो भी इस लेवल के सवाल बहुत मेहनत से बनते हैं। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जॉर्डन नदी मृत सागर में बहती है। ये एक एंडोरेक खारे पानी की झील है और पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु भी है। डेड सी जो है, जॉर्डन नदी, डेड सी, ये सब जो है ये पूरा इलाका ही बोलते हैं सबसे नीचे वाला इलाका है। क्या ये क्षेत्र भी चर्चा में रहा है, इजराइल के समीप वाला। तुर्की में स्थित बान झील पश्चिम एशिया के प्रमुख झीलों में से सबसे कम लवणता के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल पहला सही है। बान लेक जो है हाई सैलिनिटी के लिए जानी जाती है। इसकी लवणता इतनी ज़्यादा है ना, अगर आपको तैरना नहीं आता है, आपको इसमें उठा करके कोई फेंक दे तो आप बिल्कुल तैरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नहीं डूबोगे, इतनी ज़्यादा इसमें लवणता है। जॉर्डन नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई मृत सागर में गिरती है। मृत सागर समुद्र तल से 430 मीटर नीचे, इसका कोई निकास नहीं है, जिसमें पानी केवल वाष्पीकरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी कम होती है। दूसरा गलत है। तुर्की की बान झील कम लवणता वाला नहीं, वास्तव में यह दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी और सोडा झील है। सेलाइन एंड सोडा लेक इसको कहा जाता है। इसकी लवणता और क्षारीयता बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण से यह मशहूर है। तो देखिए यहाँ पर ये डेड सी है, यहीं पर है डेड सी, ये जॉर्डन नदी बहती हुई आ रही है, और लेक बान ये तुर्की के ईस्टर्न भाग में स्थित है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस पोजीशन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार वो मिलाने को आपको दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दे आपको कि मिलानिए इसको उत्तर से दक्षिण की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। बान लेक को ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में अब देखते हैं जरा। मरे डार्लिंग नदी प्रणाली उत्तर की ओर बहती है और अपना जल तिमोर सागर में गिराती है। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदु है। यह एक अकाल्पनिक नमक की झील है जो शायद ही कभी पूरी तरह से भरती है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा यहाँ पर सही है भाइयों बहनों, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, यानी कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर यह नदी बेसिन स्थित है, और तिमोर लेस्ते तो यहाँ पर है, तिमोर सागर तो इसके उत्तर में स्थित है। दिखाऊंगा अभी मैप पर भी। यह उत्तर की ओर तिमोर सागर में नहीं बहती बल्कि दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिणी महासागर एनकाउंटर बे में यह गिर जाती है। आयरे झील कांटी थाना ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु है। समुद्र तल से 15 मीटर नीचे इसका स्थल से अगर हाइट देखेंगे तो ये एक सूखा नमक का मैदान है। भारी बारिश के वर्षों में जैसे लालीना में ही पानी से भरता है, नहीं तो यह सूखा ही रहता है। यहाँ पर है लेक आयरे और यहाँ पर है डार्लिंग नदी और ये है मर्रे रिवर। तो मर्रे और डार्लिंग का मुहाना जो है वो इस एरिया में बनता है, यहाँ पर बनता है, और जबकि तस्मान सागर तो इसके ऊपर तिमोर सागर जो है उत्तर में स्थित है। यूरेशिया की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी यूरोप और एशिया के बीच पारंपरिक सीमा का एक हिस्सा बनती है। कैस्पियन सागर सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा इसमें से 4 में से कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो इसका सी हो जाएगा, इसमें तीनों कथन सही दिया। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये अपना मुहाना कैस्पियन सागर बनाती है, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में।
रूस के बड़े इलाकों में बहती है ये। वोल्गा से गंगा एक किताब भी है, वोल्गा से गंगा, राहुल संस्कृतायन जी की, जिसमें वो बताते हैं किस प्रकार से इस जगह की संस्कृति लगभग में पहले एक ही जैसी रही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से रूस में बहती है। एंडोरेई कैस्पियन सागर में डेल्टा बनाती है। कथन 2 भी सही है। यूराल पर्वत, यूराल नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है, पारंपरिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच भूगर्भिक और सांस्कृतिक सीमा मानी जाती है। कथन 3 सही है। कैस्पियन सागर एक घिरे हुए बेसिन में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी झील वो अंतर्देशीय समुद्र है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो ये है वोल्गा नदी, ये है यूराल नदी, और यहाँ पर है यूराल सागर। यूराल के पूरब में जो रूस है उसको एशिया का रूस कहते हैं, और यूराल के पश्चिम में जो रूस है उसको यूरोप का रूस कहते हैं। ये रूस का विस्तार दोनों में है। तो मॉस्को जो है वो पश्चिम वाले हिस्से में स्थित है। ये यूराल नदी है, इसलिए कैस्पियन सागर के इस भाग का जो सैलिनिटी है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी नदियाँ आकर के अपना मुहाना बनाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया की मेकांग नदी के बारे में आप जरा विचार कीजिए। यह नदी तिब्बत पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह अपनी पूरी लंबाई में थाईलैंड वियतनाम के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है और उसकी सीमा को छूती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा यहाँ पर तो सही है, पहला दूसरा गलत दिया हुआ है। मेकांग नदी तिब्बत पठार से तो निकलती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि वियतनाम से होते हुए दक्षिणी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। अभी मैं मैप दिखाऊंगा। मेकांग जो है ये अपने दक्षिण पूर्व एशिया के साइड की, म्यांमार इत्यादि की सबसे बड़ी नदी है ये। मेकांग नदी वियतनाम थाईलैंड के बीच सीमा नहीं बनाती, वे भौगोलिक रूप से सीधे एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं। यह मुख्य रूप से थाईलैंड और लाओस के बीच में सीमा बनाती है। थाईलैंड युद्ध के कारण से चर्चा में रहा है। कुछ दिन पहले ही थाईलैंड कंबोडिया ने लड़ाई भी लड़ लिया। मेकांग इन सभी 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम के लिए महत्वपूर्ण ट्रांस बाउंड्री नदी है। ग्रेटर मेकांग उपक्षेत्र इसको कहते हैं। अफीम की खेती के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। जरा मैप को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर तिब्बत से निकल रहा है और इतने देशों से बहती हुई निकल रही है और यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास में अपना मुहाना बनाती है। तो मेकांग रिवर की ये बड़ी खासियत है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है। हमारे ठीक बगल से गुजरती है बंधुओं। विश्व की प्रमुख नदियों की विशेषता के आधार पर नीचे दिए कथन और कारण पर विचार करें। नील नदी को आमतौर पर दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है, लेकिन समुद्र में इसके द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा अमेजॉन नदी की तुलना में बहुत कम है। क्या ऐसा होता है क्या? नील नदी अपने निचले मार्ग में विशाल सहारा मरुस्थल से होकर के बहती है, जहां वाष्पीकरण के कारण भारी मात्रा में पानी नष्ट होता है। इसमें कोई प्रमुख सहायक नदी भी नहीं मिलती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 का आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों चीज़ सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। कितनी लंबी नदी है? अमेजॉन से थोड़ी अधिक है, लेकिन अमेजॉन का जल निर्वाह नील से 70 गुना ज़्यादा है। वो इसी कारण से, क्योंकि नील नदी जो है बहुत ही शुष्क इलाकों से बहती है। अमेजॉन जो है इसका मुख्य रूप से प्रवाह जो है वो कहाँ पर है, तो वो विषुवत के आसपास के इलाकों से है। तो विषुवत के समीप होने के कारण से वहाँ पर बहुत वर्षा होती है और वाष्पीकरण भी वहाँ पर कम होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है वहाँ पर। व्याख्या भी करता है ये। नील एक एक्सोटिक नदी है। यह भूमध्य रेखा के पास नम क्षेत्र विक्टोरिया ताना झील से निकलती है, लेकिन मिस्र और सूडान में इसका बड़ा हिस्सा सहारा मरुस्थल से गुजरता है, जहाँ वाष्पीकरण और रिसाव के कारण से इसके पानी कम हो जाती है। अल्बारा नदी के बाद इसमें कोई नदी भी नहीं मिलती है, जिसके कारण से ये कम होता है इसका जल फ्लो। ये देखिए यहाँ पर अमेजॉन है और यहाँ पर नाइल रिवर है, यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक देखने को मिलता है। कनाडा यूएसए की नदियों के बारे में विचार करें। मैकेंजी नदी प्रणाली कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। आर्कटिक महासागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नियाग्रा जलप्रपात एरी झील ओंटारियो झील के बीच स्थित है। क्या इसका आंसर हो जाएगा 10 का? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आंसर जरूर निकालिएगा भाइयों बहनों, गलती करेंगे तो याद रहेगा। मैकेंजी नदी उत्तर पश्चिम कनाडा से होकर बहती है और ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक सागर में एक बड़ा डेल्टा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कथन 2 गलत है। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स विशेष रूप से ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, न कि प्रशांत महासागर से।
कथन 3 सही है। नियाग्रा नदी, जिस पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, एरी झील, एरी लेक का पानी ओंटेरियो झील में ले जाती है। यहीं पर विशाल जलप्रपात भी यह बनाती है, नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पर है मिशिगन रिवर जो है, मैकेंजी रिवर यहाँ पर स्थित है, और बाकी ग्रेट लेक्स तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका की विशिष्ट जल प्रणाली के संदर्भ में अब सवाल पूछा जा रहा है। वेनेजुएला की माराकाइबो झील, वेनेजुएला चर्चा में था, वास्तव में एक पारंपरिक मीठे पानी की झील के बजाय एक बड़ी ज्वारीय मुहाना खाड़ी है जो कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई है। ओरिनिको नदी बेसिन लानोस घास के मैदान और इसकी सहायक नदी पर स्थित एंजेल जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है यहाँ पर दोनों सही दिया हुआ है। माराकाइबो झील पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भूगर्भिक रूप से खाड़ी या लैगून है, समुद्र के साथ सीधा संपर्क है, खारा पानी भी इसमें रहता है। यहाँ पर देखिए, ये है माराकाइबो, यहाँ पर है माराकाइबो। ओरिनिको नदी यहाँ पर बहती है, ये इस प्रकार से। एंजल फॉल्स यहाँ पर है। वेनेजुएला और कोलंबिया में बहती है। इसके बेसिन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा निर्वात जलप्रपात जो एंजल फॉल्स है वो ओरिनिको के एक सहायक नदी पर ही स्थित है। तो ये जरूर ही याद रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते। यूरोप और अफ्रीका की नदियाँ। यूरोप और अफ्रीका की नदियों से जुड़े भूगोल के बारे में विचार करें। यूरोप में डैन्यूब नदी ठीक 5 यूरोपीय राजधानियों से होकर के गुजरती है। 5 राजधानी से गुजरती है, सुना होगा आपने। 5 के नाम पता है क्या आपको? अफ्रीका की जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। 12 का आंसर हो जाएगा डी। ना तो 1 ना तो 2, कोई सही नहीं है। क्यों भाई? कथन 1 गलत है। डैन्यूब नदी यूरोप की एकमात्र ऐसी नदी है जो 4 राजधानियों से होकर के गुजरती है, 5 से नहीं। तो इमोशनल नहीं होना एग्जामिनेशन में कि पढ़ा हुआ लग रहा है कि 4 था या 5 था। 4 याद रखिएगा। ये राजधानियाँ हैं वियना ऑस्ट्रेलिया, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी, प्रधानमंत्री जी गए थे यहाँ पर। बुडापेस्ट हंगरी, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। दूसरा कथन गलत है। जाम्बेजी नदी प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। यह भूमध्य रेखा को पार नहीं करती, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, हिंद महासागर में यह गिर जाती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी है। जाम्बेजी नदी के बारे में सवाल यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका कि इसका मुहाना कहाँ बनता है। जाम्बेजी नदी जो है वो यहाँ पर मुहाना बनाती है, और ये डैन्यूब रिवर है, इसको भी याद रखिए, काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। अफ्रीका का अफवाह तंत्र के बारे में कथन में विचार करें। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, हिंद महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच एक प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकलती है, बोत्सवाना जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मकर रेखा को 2 बार पार करती है, और मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में यह गिर जाती है। ऑरेंज नदी अफ्रीका के लोसोथो से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, अपने निचले मार्ग में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। लोसोथो अफ्रीका के बीच में स्थित चारों तरफ से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। देखिए यहाँ पर ये लोसोथो है, ये ऑरेंज नदी है, और यहाँ पर आपको ये दिखेगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी इस प्रकार से बहती है, इसलिए इसको अद्भुत सी नदी माना जाता है। पहले बाएं जाती है, फिर दाएं जाती है, ऊपर से मुड़ करके फिर आकर गिर जाती है। चीन की प्रमुख नदियों पर विचार करें। चीन चर्चा में ही रहता हमेशा। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, पूरी तरह से एक ही देश चीन के भीतर बहती है। ये यांगजी क्या किसी दूसरे देश में प्रवेश करती है? ये हुआंगहो अपनी पानी दक्षिणी चीन सागर में गिराती है। दुनिया में सबसे अधिक गाद ले जाने वाली नदियों में से एक है हुआंगहो नदी, जिसको येलो रिवर भी कहते हैं, और गाद के कारण ही यह येलो दिखती है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हर साल बाढ़ भी लाती है ये। केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। यांगजी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, 6300 किलोमीटर लंबी, एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलकर संघाई के पास पूर्वी चीन सागर में यह गिर जाती है। ईस्ट चाइना सी में यह अपना मुहाना बनाती है। यह पूरी तरह से चीन के सीमाओं के भीतर बहती है। हुआंगहो येलो रिवर लोयस पठार से भारी मात्रा में पीली गाद लाती, जिसके कारण इसका नाम ही येलो रिवर पड़ गया है। यह दक्षिण चीन सागर में नहीं बल्कि बोहाई सागर में गिरती है। पीले सागर का यह हिस्सा है, और इसके पानी के कारण से यह सागर का इलाका भी पीला दिखता है, इसलिए इसको येलो सागर, येलो रिवर, ये सब का सब जो है किसके कारण से बनता है भाई? तो लोयस के पठार से बहुत भारी मात्रा में यह गाद लाती है। तो ये येलो रिवर है जो यहाँ मुहाना बनाती है, और ये यांगजे रिवर है जो यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्विस आल्प से निकलती है, जिनेवा झील से होकर के बहती है, और फ्रांस से गुजरते भूमध्य सागर में गिरती है?
आल्प्स से निकल रही है, जिनेवा नामक झील का निर्माण कर रही है। हमने तो जिनेवा शहर को एक ही चीज़ के लिए जाना है, मुख्यालय। हर दूसरे चीज़ का मुख्यालय जिनेवा होता है। क्या हो जाएगा, कौन सी नदी है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रोन नदी इसको बोलते हैं। यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है। स्विट्जरलैंड में रोन ग्लेशियर से निकलती है, जिनेवा झील में प्रवेश करती है, फिर फ्रांस से बहते हुए लियोन शहर को पार करते हुए भूमध्य सागर की लायंस की खाड़ी में यह गिर जाती है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, यहीं से यह निकलते फ्रांस से होते हुए यह मेडिटेरियन सी में अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका की नदी प्रणाली के बारे में कथन पर विचार करें। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। यूकोन नदी मुख्य रूप से अलास्का से होकर के बहती है, हडसन की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत दिए हुए हैं। रियो ग्रांडे टेक्सास यूएसए में मैक्सिको के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे टेक्सास और मैक्सिको के बीच, टेक्सास यूएसए के दक्षिणी हिस्से का राज्य है। यह यहाँ प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि मैक्सिको खाड़ी में गिरती है, जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यूकोन नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से निकल करके अलास्का से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है, बेरिंग सागर में गिरती है, न कि पूर्व में स्थित हडसन की खाड़ी में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यह स्थित है, टेक्सास और मैक्सिको के बीच में यह सीमा बनाते हुए यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में यह गिर रही है। दक्षिण अमेरिका के पैराना और उरुग्वे नदियों के बारे में विचार करें। पैराना और उरुग्वे नदियाँ हैं। विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत उत्पादकों में से एक इताइपू बांध पैराना नदी पर स्थित है। क्या यह पैराना नदी पर स्थित है क्या इताइपू बांध? रियो डे ला प्लाटा पैराना और उरुग्वे नदियों के संगम से बना एक विशाल मुहाना है। रियो डे ला प्लाटा, इस बार कॉप भी दक्षिण अमेरिका में हुआ है, वेनेजुएला कार्य से दक्षिण अमेरिका चर्चा में भी है, प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। पैराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस पर ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर स्थित इताइपू बांध है, जो ऊर्जा उत्पादन के मामले में चीन की थ्री गोर्सेज डैम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। रियो डे ला प्लाटा रिवर ऑफ द सिल्वर उरुग्वे नदी और पैराना नदी के मिलने से बना एक फनल के आकार का मुहाना है, जो अटलांटिक महासागर में खुलता है। इसके तट पर ब्यूनॉस आयर्स और मोंटेवीडियो स्थित है। ये इसकी खासियत है, यहाँ पर यह पैराना नदी स्थित है और उरुग्वे नदी जो है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली साइबेरियाई नदियों के संदर्भ में किस नदी का मुहाना दुनिया का सबसे लंबा मुहाना माना जाता है, जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है? ये पूछा जा रहा है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है सवाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओब नदी इसका नाम है। साइबेरिया की ओब नदी आर्कटिक महासागर के कारा सागर में गिरती है। समुद्र मिलने से पहले विशाल खाड़ी बनाती है, इसे ओब की खाड़ी कहा जाता है, गल्फ ऑफ ओब कहा जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार से जाकर के यहाँ पर गल्फ ऑफ ओब बनाती है। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। इसे दुनिया का सबसे लंबा मुहाना माना जाता है। ओब की खाड़ी, ओब की नदी के द्वारा जो निर्मित होता है ओब की खाड़ी, तो दुनिया का सबसे लंबा मुहाना इसी को माना जाता है। बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना राष्ट्रपति जी की यात्रा हुई थी। संदर्भ में नीचे दिए कथन कारण पर विचार करें। ओकावांगो नदी कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंचती, बल्कि मुख्य भूमि के भीतर ही एक विशाल अंतर्देशीय डेल्टा का निर्माण करती है। अपने देश में भी क्या कोई ऐसी नदी है क्या? लूनी नदी है राजस्थान की। यह नदी कालाहारी मरुस्थल के एक टेक्टोनिक गर्त में बहती है, जहां इसका सारा पानी वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से समाप्त हो जाता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दोनों सही है और दोनों यहाँ पर व्याख्या भी कर रहे हैं। कालाहारी मरुस्थल को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए यहीं पर है यहीं पर है ये ओकावांगो रिवर है, यहीं पर स्थित है ये बोत्सवाना है। अंटार्कटिका के भूगोल के संदर्भ में उस हिमनदीय झील का क्या नाम है, जो बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे लाखों वर्ष से सील है और अंटार्कटिका की ज्ञात झीलों में सबसे बड़ी है। अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे बहुत बड़ी लेक है, लेकिन बर्फ़ के कारण से यह लेक आज तक बाहर नहीं आ पाई है। इसका नाम है वोस्तोक झील, इसको कहा जाता है लेक वोस्तोक। यह अंटार्कटिका में खोजी गई 400 से अधिक उप हिमनदीय झीलों में से सबसे बड़ी है। यह रूसी वोस्तोक स्टेशन के ठीक नीचे है, लगभग 4000 मीटर बर्फ़ के नीचे स्थित है।
अत्यधिक दबाव और पृथ्वी के भूतापीय गर्मी के कारण बर्फ़ के नीचे होने के बावजूद इसका पानी तरल अवस्था में रहता है और ये बहुत बड़ी लेक है जो अंटार्कटिका में वोस्तोक जो रूस का स्टेशन है नीचे दक्षिण की बात कर रहे हैं उसके नीचे बर्फ़ की मोटी परत के नीचे यह लेक स्थित है। मध्य एशिया की झीलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कजाकिस्तान में स्थित बलखस झील एक गहरी क्रेटर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था। बलखस झील की एक अनूठी विशेषता यह है कि इली नदी के अंतर्वाह के कारण इसका पश्चिमी भाग मीठे पानी है जबकि पूर्वी भाग खारा पानी है। एक ही झील है लेकिन उसका पूर्वी भाग खारा तो पश्चिमी भाग मीठा पानी है। कितना अद्भुत सा सवाल बनाया गया आपके लिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 21 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बलखस झील कोई क्रेटर झील नहीं है, यह एक विशाल उथली एंडोरेइक बेसिन झील है। एक टेक्टोनिक गर्त में यह स्थित है। टेक्टोनिक गर्त मतलब प्लेटों के मूवमेंट से जो गर्त बन गया उसी में यह स्थित है। यह दुनिया की सबसे अनोखी झील में से एक है। एक संकीर्ण जलडमरू मध्य इसे दो भाग में बांटता है। तियानशान पहाड़ों से निकलने वाली इली नदी इसके पश्चिम भाग में मीठा पानी लाती है जिससे वह हिस्सा मीठा रहता है जबकि पूर्वी भाग वाष्पीकरण के कारण से खारा हो गया, सेलाइन हो गया है। तो ये दोनों प्रकार के इसमें पानी पाए जाते, एक ही लेक में मीठा पानी खारा पानी अपने चॉइस के हिसाब से आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए यहीं पर है ये सेंट्रल एशिया में। अफ्रीका की वह कौन सी एंडोरोइक झील है, एंडोरोइक, जो 4 देशों नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून की सीमा पर स्थित है। जलवायु परिवर्तन, पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण 1960 के दशक से अब तक अपने आकार का 90% से अधिक खो चुकी है। ये इसका नाम है अल्बर्ट झील। सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे साहेल क्षेत्र पर स्थित उथले पानी की यह झील है। चारी नदी इसका मुख्य जल स्रोत है। अनियमित वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, कृषि के लिए पानी के अत्यधिक दोहन के कारण से यह झील बहुत ही छोटी हो गई है। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली के संबंध में विचार करें। मिसिसिपी नदी के बारे में तो सब पढ़ते हैं भाई, क्या खासियत है मिसिसिपी नदी की। पंजाकार और इत्यादि कलर के इत्यादि प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। मैक्सिको खाड़ी में एक विशिष्ट पक्षी के पैर आकार का डेल्टा बनाती है। इसका विशाल अपवाह बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 राज्यों को कवर करता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या भाई एक ही नदी 50 राज्य में घूम जाए? संभव ही नहीं हो सकता। तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। लुइसियाना मैक्सिको खाड़ी में प्रवेश करते समय एक बड़ी मात्रा में गाद जमा करती है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के पंजाकार का डेल्टा बनता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसके कारण से ये सवाल कितनी ही बार पूछा गया है। मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में वह खारे पानी की झील कौन सी है? इस बार तो चर्चा में रहा है, युद्ध के कारण से फिर से युद्ध शुरू हो गया है। जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र की सबसे बड़ी झील में से एक थी लेकिन अब तेजी से सूख रही है। विशिष्ट सूक्ष्म शैवाल की उपस्थिति के कारण गर्मियों में इसका रंग लाल हो जाता है। तो कौन सी नदी है ये? तो उर्मिया लेक इसको बोलते, लेक उर्मिया। कहाँ पर है? ईरान में यह स्थित है। उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित एक एंडोरोइक नमक की झील है। दशकों से नदियों पर बने बांधों, भूजल की निकासी के कारण ये अपने मूल आकार का 10% तक सिकुड़ गई है। जैसे जैसे पानी कम होता है लवणता बढ़ती है। और नामक एक शैवाल है यहाँ पर, ड्यूना लेनेना सेलाइन नामक एक शैवाल है। इसके पानी गहरे लाल रंग का हो जाता है और इसके कारण से इसका पानी जो है उसमें लालिमा भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ईरान है, ईरान के ठीक सबसे कॉर्नर वाले सीमा के पास में यह लेक उर्मिया स्थित है। नेक्स्ट सवाल है यूरोप के बारे में। लेडोगा झील पूरी तरह से फिनलैंड में स्थित है। इसे यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी झील माना जाता है। ईयू की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? राइन नदी लोडेगा झील से निकलती है, उत्तरी सागर में गिरती है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो लोडेगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेकिन यह फिनलैंड में नहीं बल्कि सॉरी गलत पूछा था क्या? सही पूछा है, डी है इसका आंसर, सॉरी डी है इसका आंसर डी है, पहला भी गलत है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लोडेगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेकिन यह फिनलैंड में नहीं रूस में स्थित है पूरी तरह से। तो फिनलैंड में नहीं रूस में है, बाकी यह पूरे यूरोपियन यूनियन की नहीं पूरे यूरोप की ही सबसे बड़ी झील है। तो यूरोपियन यूनियन को तो अपने आप ही हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग के पास, इसलिए यह यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है क्योंकि रूस जो है वो ईयू का हिस्सा नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस का इंडस्ट्रियल टाउन है, उसी के पास में यह स्थित है।
तो यह ईयू की इसलिए बड़ी लेक नहीं हुई, बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी लेक में आप कह सकते हैं। जैसे डेन्यूब जो नदी है यह ईयू की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो दोनों में अंतर है। मैंने पहला को गलत पढ़ दिया था। कथन 2 गलत है। लोडेगा झील नेवा नदी से निकलती है जो बाल्टिक सागर की फिनलैंड की खाड़ी में गिरती है। राइन नदी स्विस आल्प से निकलती है, न कि रूस से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये राइन नदी है, ये स्विस आल्प से निकल रही है, और यहाँ पर लोडेगा रिवर जो है वो यहाँ पर स्थित है। यहीं पर सेंट पीटर्सबर्ग है, और ये आपका बाल्टिक ओशियन हो गया। यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज़ है। ये छोटा सा इलाका जो दिख रहा है ये रूस का भाग है। पूर्वी एशिया की आमूर नदी के संदर्भ में कथन कारण पर विचार करें। आमूर नदी रूसी सुदूर पूर्व उत्तर पूर्वी चीन के बीच एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक सीमा का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। आमूर नदी हिमालय से निकलती है, दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये तो सही हो जाएगा, आर बिल्कुल ही गलत हुआ है। आमूर को कहाँ बंगाल में ला रहे हैं हम लोग, ये रूस और चीन के सीमा के पास इस तरह से स्थित है। आमूर फाल्कन पक्षी यहीं से उड़ करके भारत में आती है। यह चीन में हीलोगांजियांग प्रांत है, वहीं पर यह स्थित है। इसको कहा जाता है हीलोगांजियांग। 10वीं सबसे लंबी नदी है दुनिया की। ये रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है। इसी इलाके में रूस और चीन ने गैस कनेक्टिविटी को लेकर के भी पाइपलाइन का निर्माण किया हुआ है। आमूर नदी हिमालय से नहीं निकलती है, मंगोलिया रूस की सीमाओं के पास स्थित सिल्का और अर्गुन नदियों के संगम से बनती है। दक्षिण की ओर नहीं बहती, बल्कि पूर्व की ओर बहते हुए ओखोत्स्क सागर और टर्टरी जलडमरू मध्य में प्रशांत महासागर के पास अपना मुहाना बना लेती है। यहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है। मध्य अमेरिका की वह कौन सी मीठे पानी की झील है जो टेक्टोनिक गतिविधि के कारण समुद्र से अलग हो गई और दुनिया की एकमात्र ऐसी मीठे पानी की झील है जिसमें समुद्री जीव जैसे शार्क और सॉफिश पाए जाते हैं। मीठे पानी की झील में शार्क पाए जाते हैं। कौन सी ऐसी नदी है मध्य अमेरिका की? कितना सुंदर आपसे सवाल पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, निकारागुआ लेक इसको कहते हैं। स्थानीय रूप से कोसीबोलाक नाम से जाने जाने वाली यह मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। भूगर्भिक रूप से पहले प्रशांत महासागर का हिस्सा थी। ज्वालामुखीय गतिविधि ने इसे समुद्र से अलग कर दिया, जिससे समुद्री जीव जैसे कि बुल शार्क झील के अंदर ही फंस गए और उन्होंने धीरे धीरे मीठे पानी के अनुकूल ही खुद को ढाल लिया। तो ये इनकी खासियत है। यहाँ पर है निकारागुआ लेक जो है, ये निकारागुआ लेक यहाँ पर स्थित है मध्य अमेरिका में। पश्चिम एशिया की दजला फरात नदी के संदर्भ में विचार करें। दजला फरात की संस्कृति पढ़ा होगा आपने। ये नदी आपस में मिलकर के सत अल अरब नामक जलमार्ग बनाती है। फारस की खाड़ी में यह गिर जाती है। इन दोनों नदियों का उद्गम ईरान के जाग्रोस पर्वत से होता है। ईरान, इराक ये सब चर्चा में रहा है। पूरा फारस की खाड़ी ये सब इस बार पूरे साल ही चर्चा में रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को जन्म देने वाली ये दोनों नदियाँ दक्षिणी इराक में अल कुरना मिलती है। इस संगम के बाद वे सत अल अरब के रूप में बहती हुई फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दूसरा गलत है। इन दोनों नदियों का उद्गम ईरान में नहीं बल्कि तुर्की के वृषभ पहाड़ों में होता है। वहाँ से यह सीरिया और इराक से होकर के बहती है। तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से सीरिया और इराक से होकर के बहती हुई फारस की खाड़ी के समीप आती है। और यह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो यहीं पर पनपी थी। उसी को मैंने दजला फरात की सभ्यता कहा। अफ्रीका के जल तंत्र के बारे में विचार करें। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका से उत्तर की ओर बहते हुए अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। घाना में स्थित वोल्टा झील सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। वोल्टा झील सतह के क्षेत्र सरफेस एरिया के हिसाब से। इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। हालांकि यह सहारा रेगिस्तान से बहकर के एक अद्वितीय मोड़ लेती है, लेकिन यह अंततः दक्षिण की ओर मुड़कर नाइजीरिया के माध्यम से गिनी की खाड़ी में गल्फ ऑफ गिनी में अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसलिए पहला गलत दिया हुआ है। घाना में ओकोसोम्बो बांध के निर्माण से बनी वोल्टा झील का सतह का क्षेत्रफल 8,502 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से यह एक मानी जाती है। लेक वोल्टा यहाँ पर है और ये रिवर इस प्रकार से बहती है, बिल्कुल ही शार्प टर्न ले लेती है ये। कंबोडिया के टोनले सैप प्रणाली के बारे में कथन पर विचार करें। कंबोडिया भी चर्चा में था। टोनले सैप नदी मेकांग नदी के बाढ़ के पानी कारण
मौसमी रूप से अपने प्रवाह की दिशा उलट देती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील प्रणाली है। पूरी तरह से कंबोडिया के भीतर यह स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। दुनिया की कुछ जल प्रणालियों में से एक है जिसका प्रवाह वर्ष में 2 बार दिशा बदलता है। मानसून के दौरान मेकांग नदी पानी इतना बढ़ जाता है कि वह टोनले सैप नदी के माध्यम से वापस झील में धकेल दिया जाता है, जिससे झील का आकार 5 गुना तक बढ़ जाता है। टोनले सैप पूरी तरह से कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए महत्वपूर्ण मीठे पानी और मत्स्य पालन का भी स्रोत है ये। तो यहाँ पर टोनले सैप नदी है, यहाँ पर है ये। निम्न से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी काल्डेरा झील है जो लगभग 74,000 साल पहले एक विशाल सुपर ज्वालामुखी विस्फोट से बनी और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर यह स्थित है? इंडोनेशिया गए प्रधानमंत्री महोदय अभी 31 का आंसर हो जाएगा डी। टोबा झील इसका नाम है। सुमात्रा पर स्थित एक झील विशाल काल्डेरा में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वी के इतिहास के सबसे ज्ञात ज्वालामुखी विस्फोट में से एक के बाद हुआ था, जिसके कारण माना जाता है कि उस समय वैश्विक जलवायु में भारी गिरावट आई थी। यूरोप की नीपर नदी के संबंध में विचार करें। नीपर नदी पूर्वी यूरोप विशेषकर यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण नौगम्य जलमार्ग और जल विद्युत स्रोत है, लेकिन सर्दियों के महीने में नौवहन बाधित हो जाता है क्योंकि यह जम जाती है। नीपर नदी, यह नदी काला सागर में गिरने से पहले मुख्य रूप से महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र से होकर बहती है, जहाँ सर्दियाँ बहुत कठोर होती हैं। क्या हो जाएगा नीपर के बारे में? बिल्कुल सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी किया जा रहा है। रूस बेलारूस यूक्रेन की एक प्रमुख नदी है। इस पर कई बड़े बांध बने हैं। अत्यधिक ठंड के कारण दिसंबर से मार्च में यह जम जाती है और यहाँ पर आकर के ये काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये क्रीमियाई प्रायद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका के विशिष्ट झीलों के बारे में विचार करें। अमेरिका के पूपो झील अर्जेंटीना में स्थित एक गहरी मीठे पानी की झील है। पूपो नाम देखिए कितना सुंदर है। ये एक अत्यधिक वाष्पशील एंडोरोइक झील है जो जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में कई बार सूख चुकी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरा सही है, इसीलिए मैंने करवाया है। ये पूपो झील जो है अर्जेंटीना में नहीं बल्कि बोलीविया के अल्ताप्लानो पठार पर स्थित है। अल्ताप्लानो पठार पर यह बोलीविया में स्थित है। यह गहरे मीठे पानी की झील नहीं बल्कि एक अत्यंत उथली और खारे पानी की झील है। टिटिकाका झील से पानी प्राप्त करने वाली एंडोरोइक झील बहुत ही उथली, औसत गहराई 3 मीटर से कम है। वाष्पीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, कृषि के लिए पानी के दोहन के कारण से यह 2015 में लगभग पूरी तरह से सूख गई थी। क्या नाम है? लेक पोपो इसका नाम है। ओके। उत्तरी अमेरिका के क्रेटर लेक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्रेटर लेक के बारे में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गहरी झील है क्रेटर लेक। इस झील में पानी आने या बाहर जाने के लिए कोई नदियाँ नहीं। इसका पानी पूरी तरह से बारिश और बर्फ़ से आता है। क्या हो जाएगा सही? नाम सुना है क्या आपने? बताइए। सी हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ पर कथन 1 सही है। क्रेटर लेक ओरेगोन में स्थित है। 594 मीटर 1949 फीट की गहराई के साथ यूएसए की सबसे गहरी और दुनिया की 9वीं सबसे गहरी लेक है। इसका निर्माण माउंट मजमा के पतन के बाद एक कॉल्डेरा में हुआ। चूँकि इसमें कोई नदी नहीं गिरती इसलिए यह तलछट से मुक्त है, मतलब इसमें गाद नहीं है, जिससे इसका पानी दुनिया की सबसे शुद्ध और नीले पानी में गिना जाता है। वाष्पीकरण और वर्षा के बीच एक संतुलन इसके जल स्तर को बना करके रखता है। तो क्रेटर लेक यहाँ पर अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की प्राथमिक जीवन रेखा है जो देश के भीतर उत्तर से दक्षिण को बहती हुई अंडमान सागर में प्रवेश करने से पहले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध डेल्टा का मैदान बनाती है? ये तो यह हो जाएगा इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी, सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्ग है। पूरी तरह से म्यांमार के भीतर बहती है, यद्यपि इसका बेसिन चीन तक फैला है। अंडमान सागर में एक विशाल और उपजाऊ इरावदी डेल्टा का निर्माण करती है। म्यांमार का धान का कटोरा इस इलाके को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है ये इरावदी नदी डॉल्फिन भी बहुत फेमस है। अंडमान सागर में अपना मुहाना बनाती है। कनाडा के झील प्रणालियों के बारे में विचार करना है। ग्रेट स्लेव लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर दोनों झीलें ग्रेट लेक्स के दक्षिण में स्थित है। सर्दियों में कभी नहीं जमती है ये। क्या हो जाएगा इसका भाई? ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर
झील में लगभग 8 महीने बर्फ़ से जमी रहती है ये। यहाँ पर है ग्रेट बियर लेक, यहाँ पर है ग्रेट स्लेव लेक। ये कनाडा के उत्तरी भागों में यहाँ आपको दिखेंगे। यूरोप की प्रमुख नदी टेम्स और सीन के बारे में विचार करें। यूके की थेम्स नदी, जिसको थेम्स भी कहते हैं, पश्चिम की ओर बहती है, आयरिश सागर में यह गिर जाती है। फ्रांस की सीन नदी पेरिस होकर बहती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन नदी के किनारे ही पेरिस शहर स्थित है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। टेम्स नदी लंदन से होकर बहती है और पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूर्व की ओर बहते हुए उत्तरी सागर में यह गिर जाती है। ऐसे बहती हुई यहाँ पर उत्तरी सागर में गिरती है और ये सीन नदी है। उत्तरी फ्रांस से बहती है, पेरिस शहर के बीच से गुजरती है, उत्तर पश्चिम को बहते हुए ला हावड़े के पास इंग्लिश चैनल में यह गिर जाती है। दक्षिण अमेरिका के साओ फ्रांसिस्को नदी के संदर्भ में विचार करें। यह पूरी तरह से ब्राज़ीलियाई क्षेत्र के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? तो साओ फ्रांसिस्को नदी, बड़ा इंग्लिश टाइप का नाम है। यह मिनस गैरेस क्षेत्र से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन सा सही हो जाएगा इसका? दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। अमेजॉन और पैराना नदियों साओ फ्रांसिस्को से लंबी है, लेकिन वो बहुराष्ट्रीय नदियाँ हैं। साओ फ्रांसिस्को नदी पूरी तरह से ब्राज़ील की सीमाओं के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे अक्सर राष्ट्रीय एकता की नदी कहा जाता है, रिवर ऑफ नेशनल यूनिटी। ब्राज़ील से जुड़े हुए तो इस बार सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह ब्राज़ील के मिनस गैरस राज्य में कैनास्ट पर्वत से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ करके अटलांटिक सागर में यह गिर जाती है। तो इस प्रकार से अद्भुत तरीके से यह बहती है। उत्तरी अमेरिका के कोलंबिया नदी के बारे में विचार करें। पूरी तरह से कनाडा के भीतर बहती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह एक मुक्त बहने वाली नदी है जिस पर कोई बड़े जल विद्युत बांध नहीं बनाए गए हैं। 39 कैंसिल हो जाएगा डी, दोनों ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। कोलंबिया नदी कनाडाई रॉकी पर्वत से निकलती है, वॉशिंगटन राज्य में प्रवेश करती है, ओरेगॉन के साथ सीमा बनाती है, अंततः पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जागो ग्राहक जागो, प्रशांत महासागर में जाकर के ये गिरती है। कोलंबिया नदी मुक्त बहने वाली नदी नहीं है। छोटे छोटे फैक्ट अगर आपसे पूछ लेगा ना एग्जामिनेशन में कि कोलंबिया नदी मुक्त बहने वाली नदी है, अब छोड़ देगा कि भाई सही है कि गलत है बताओ, तो वहाँ पर फिर मुक्ति मिलने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि रिवाइज करते समय बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करें और पूरा देखें कि क्या इसमें लिखा जा रहा है। ये नहीं कि कान में लगा हुआ सुनते रह गए। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे अधिक बांध वाली नदियों में से एक है। इस पर 14 से अधिक जल विद्युत बांध है, जिसे प्रसिद्ध ग्रैंड कोली बांध जो है वो भी इसमें शामिल है। देखिए कितना मस्त ये ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ से ऐसे खींच देते थे मास्टर साहब और बोलते थे क्षेत्रफल निकालो इसका, है ना। अमेरिकी रिफ्ट घाटी में कौन सी झील विस्फोटक झील के रूप में जानी जाती है? क्योंकि इसके गहरे पानी में लाखों टन घुली हुई मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फंसी है, जिससे लिम्निक विस्फोट का अत्यधिक खतरा रहता है। यहाँ पर अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में इस तरह की नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, झीलें हैं। तो इसका कीवू झील नाम है। वो सोचिए नदी में विस्फोट होता रहे। कीवू झील रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है। यह झील दुनिया के 3 ज्ञात विस्फोटक झील नियोस मोनो उन झीलों में से एक है। इसके तल में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण मीथेन और CO2 का बड़ा भंडार है। यह भूकंप और ज्वालामुखी हलचल से गैस अचानक सतह पर आ जाता है। यह आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। वर्तमान में इस मीथेन का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर है ये लेक। एशिया के येनिसे नदी के संबंध में आपको विचार करना है। साइबेरिया की येनिसे नदी उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक सागर के कारा सागर में गिरती है। कारण दिया हुआ अंगारा नदी जो मीठे पानी की विशाल बैकाल झील से निकलती है, येनिसे नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। 41 का आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या ये नहीं कर रहा है। यहाँ पर येनिसी इस प्रकार से बहती है। ये अंगारा लेक है, ये लेक बैकाल है। व्याख्या सही नहीं है। अंगारा नदी वास्तव में बैकाल झील से निकलने वाली एकमात्र नदी है। लेक बैकाल के बारे में पूछ चुकी BPSC, अंगारा नदी के बारे में नहीं पूछा है, तो अब पूछेगी वो। यह येनिसे की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह येनिसे के विशाल जल निर्वहन में योगदान देती है।
लेकिन इस बात का कारण नहीं हो सकता यानी से उत्तर की ओर कारा सागर में क्यों गिरती, इसीलिए ये दोनों सही तो हैं फैक्ट, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कारा सागर अलग है और काला सागर अलग है, ब्लैक सी अलग है और कारा सागर अलग है। अफ्रीका की मलावी झील के बारे में विचार करें। यह पूर्वी अफ्रीका का रिफ्ट वैली झील जिसे मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया देशों द्वारा साझा किया जाता है। अपने अद्वितीय विकासवादी विकिरण के कारण दुनिया किसी भी अन्य झील की तुलना में मछली की अधिक प्रजाति, विशेषकर सिक्लिड्स का निवास स्थान है। ये सिक्लिड्स मछली पाई जाती, ये भी हमने शामिल कर दिया है ताकि आँख के नज़र पर रहेगा ना कि सिक्लिड था कुछ मालावी झील अफ्रीका से रिलेटेड, तो शायद एलिमिनेट कर लें आप आंसर में वहाँ। दोनों सही हैं, इसके दोनों सही दिए हुए हैं, दोनों सही हैं, याद रखिएगा। यहीं पर है लेक मालावी, ये इंडियन ओशियन है। पश्चिम अफ्रीका की नदी प्रणाली के बारे में विचार करें। सेनेगल नदी पूर्व की ओर बहती है, लाल सागर अपना जल गिराती है। गाम्बिया नदी पूरी तरह से भूमि से घिरी हुई किसी महासागर तक नहीं पहुंचती है। दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेनेगल नदी पश्चिम अफ्रीका में सेनेगल और मॉरिटानिया के बीच सीमा बनाती है, पूर्व की ओर नहीं पश्चिम की ओर बहती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। गाम्बिया नदी एक प्रमुख नौगम्य नदी है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। गाम्बिया देश भौगोलिक रूप से इस नदी के मुहाने के चारों ओर बसा हुआ है। ये गाम्बिया देश इसी नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। निम्न से कौन सी नदी कोलंबिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जलमार्ग मानी जाती है, जो एंडीज पर्वतमाला के माध्यम से उत्तर की ओर बहते हुए कैरेबियन सागर में यह गिर जाती है। कोलंबिया जो देश है उत्तरी अमेरिका में चल रहे हम लोग, कंबोडिया नहीं कोलंबिया, नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं मैग्डालेना नदी, इसको कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से है, ये कोलंबिया यही है। कोलंबिया की प्राथमिक नदी है अमेरिका के लिए मिसिसिपी। यह कोलंबियाई एंडीज के बीच घाटियों से होकर उत्तर की ओर बहती है। बैरिक्वेला शहर के पास कैरेबियन सागर में गिरती है। काउका इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ओरोनिको वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। ओरोनिको वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। काउका जो है मैग्डालेना की सहायक नदी है। न्यूजीलैंड के अपवाह तंत्र के बारे में विचार करें। छोटा सा न्यूजीलैंड, लेकिन उसके पास भी अपना अपवाह तंत्र है। वाईकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे छोटी नदी है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी टैपो झील एक सुपर ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा बनाए गए कोल्डेरा में स्थित है। 45 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए तो सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर पहला गलत दिया हुआ, दूसरा सही दिया हुआ है। वाईकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे छोटी नहीं बल्कि 425 किलोमीटर लंबाई के साथ सबसे लंबी नदी है। यह टैपो झील से निकलती है। किस झील से? टैपो झील से। अभी अभी हमारे पीएम गए हैं न्यूजीलैंड। टैपो झील न्यूजीलैंड उत्तर पूर्वी सतह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। 70,000 साल पहले ओरू अनायु विस्फोट के एक विशाल सुपर वोल्केनो द्वारा छोड़े गए कोल्डेरा के पानी से भरने के कारण से इसका हुआ था। ये आइलैंड है और यहीं पर यह नदी स्थित है, यहीं पर यह लेक भी यहाँ पर स्थित है। यूरोप के एल्बे और वित्सुला नदियों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। एल्बे नदी चेक गणराज्य से निकलती है, जर्मनी से होकर बहती है, उत्तरी सागर में यह गिर जाती है एल्बे नदी। वित्सुला नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी है, यह बाल्टिक सागर में गिरती है। तो इस इलाके के भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई थी, दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। एल्बे मध्य यूरोप की सबसे प्रमुख नदी है। यूरोप की सबसे प्रमुख नदी, ईयू की सबसे प्रमुख नदी, मध्य यूरोप की सबसे प्रमुख नदी, तीनों मैंने आपको बताया है। ये चेक गणराज्य के क्रकोनेस पहाड़ों से निकलती है, हैम्बर्ग शहर से गुजरते उत्तरी सागर में एक मुहाना बनाती है। वित्सुला पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह पोलैंड के क्रैकोव, वॉर्सा जैसे प्रमुख शहरों से उत्तर की ओर बहती हुई गांगक्स की खाड़ी के माध्यम से बाल्टिक सागर में यह गिर जाती है। एक नदी ये रही, एक नदी ये रही, इस तरह से बहती हुई अपना मुहाना बना लेती है। निम्न से कौन सी झील एस्टोनिया और रूस के बीच एक विशाल प्राकृतिक जलाशय भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करती है? इसे यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी झील बनाती है। एस्टोनिया और रूस के बीच में ये पीपस लेक है। पीपस लेक इसका नाम है, यहाँ पर है ये पीपस। अफ्रीका के आफ्रा त्रिकोण की विशेषता के आधार पर नीचे दिए गए कथन कारण पर विचार करें। आफ्रा त्रिकोण, आफ्रा ट्राइंगल अफ्रीका में है, अपने बगल में ही है ये। जिबूती में स्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु
और मृत सागर की तुलना में अत्यधिक खारी है। आफ्रा त्रिकोण में एक बंद गर्त में स्थित है। यह अत्यधिक गर्मी कारण वाष्पीकरण दर बहुत अधिक है। इसका कोई समुद्री निकास भी नहीं है। तो भाई दोनों में कोई संबंध भी लग रहा है क्या? दोनों सही हैं, व्याख्या भी दिया हुआ है। आसला झील समुद्र तल से 155 मीटर नीचे इसे अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु बनाता है। इसकी लवणता 34.8% है। इसे अंटार्कटिका की डॉन जुआन तालाब जैसी कुछ झीलों को छोड़कर दुनिया के सबसे खारी झीलों में से एक मृत सागर से भी अधिक बनाती है। यहाँ पर यह स्थित है जिबूती के पास। व्याख्या भी सही है। इसके अत्यधिक खारे होने का सटीक कारण यह है कि एंडोरोइक बेसिन है। आफ्रा त्रिकोण, आफ्रा ट्रायंगल दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। ये जो इलाका है वाष्पीकरण पानी को सोख लेता है, नमक को पीछे छोड़ देने के कारण से बहुत ज़्यादा खारा है ये। उत्तरी अमेरिका की नेल्सन नदी के संबंध में कथन पर विचार करें। 50 सवाल हम लोग करेंगे, 50 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेल्सन नदी रॉकी पर्वत से निकलती है, सीधे प्रशांत महासागर में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका कनाडा की प्रमुख नदी है जो विनिपेग झील के पास पानी हडसन की खाड़ी में ले जाती है। विनिपेग झील का पानी जो है वो हडसन की खाड़ी में ले जाती है। 49 का आंसर दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत दिया हुआ है। नेल्सन नदी रॉकी पर्वत से नहीं निकलती, हालांकि सास्कचेवान नदी जो विनिपेग में मिलती है वो रॉकी से आती है। नेल्सन नदी मुख्य रूप से विनिपेग झील से निकलती है, प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर की ओर हडसन की खाड़ी में यह गिर जाती है। यह कनाडाई प्रांत मैनीटोब की एक विशाल जल निकास प्रणाली जो विनिपेग झील के अंतर अति प्रवाह के हडसन की खाड़ी की ओर पहुंचती है। तो ये इसकी खासियत है। यहाँ पर है लेक विनिपेग और यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, हडसन बे है ये। यह नेल्सन नदी है, इस लेक से इस हडसन की खाड़ी तक ये बीच में नदी आती है। यूरोप की बालाटन झील के बारे में विचार करें, यही आखिरी सवाल होगा आज का। हंगरी में स्थित यह झील मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यह एक उथले पानी की झील है जिसे अक्सर इसके बड़े आकार और देश के भूमिबद्ध होने के कारण हंगेरियन सागर कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। जरा मैप में देखते हैं। यहाँ पर है लेक बैलटन। लेक बैलटन हंगरी की ट्रांसडानुबियन क्षेत्र में स्थित है। 592 वर्ग किलोमीटर के आकार का है। यूरोप के सबसे बड़ी झीलों में से एक है, मध्य यूरोप के। कथन 2 सही है। चूँकि हंगरी एक लैंडलॉक देश है, चारों तरफ ज़मीन से घिरा, यहाँ कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए बाल्टन झील को पर्यटन और इसके विस्तृत आकार के कारण अनौपचारिक रूप से हंगेरियन सागर भी कहा जाता है। हालांकि यह बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी औसत गहराई मात्र 3.2 मीटर ही है, मतलब उथली है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है, जिसके कारण से वहाँ के लोग इसी को देख करके समुद्र देखने का अनुभव कर लेते हैं। तो इसको याद रखिए। वो 51 से और 50 सवाल हैं, उसको हम लोग कल के वीडियो में कर लेंगे। 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री भी आज नहीं तो कल में आपको आज मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।